हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हेलबाउंड मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत में हमें एक कैफ़े का सीन दिखाया जाता है और उस कैफ़े में लगे टीवी में एक इंटरव्यू चल रहा होता है। इंटरव्यू में जिनसू नाम का एक पर्सन, जो कि एक कल्ट ऑर्गेनाइजेशन द न्यू ट्रुथ का लीडर है, वो लोगों से बता रहा होता है कि कैसे आजकल एक अजीब सी चीज़ें लोगों के साथ हो रही है। जिनसू बताता है कि एक एंजल आके लोगों को उनकी फ्यूचर प्रेडिक्शन बताता है उनकी डेथ के बारे में, और वो एंजल जिस डेट और टाइम का उनकी डेथ प्रेडिक्शन करता है उसी टाइम पे और डेट पे उनकी डेथ हो जाती है। और डेथ को लाने वाले होते हैं वो 3 डीमंस, जो लोगों को मारने आते हैं और फिर गायब भी हो जाते हैं। अब इसी इंटरव्यू के दौरान उस कैफ़े में एक आदमी बैठा होता है जो काफ़ी समय से बहुत परेशान सा होता है और वो बार बार अपने मोबाइल में टाइम चेक कर रहा होता है। अब जैसे ही उसकी मोबाइल में 120 हो जाते हैं, इतने में ही 3 डीमंस वहाँ आ जाते हैं उसको मारने के लिए। अब वो आदमी उन डीमन से बच के बाहर भागता है, लेकिन वो डीमंस उसका पीछा नहीं छोड़ते और एट लास्ट उसे वो मार ही देते हैं और फिर वो वहाँ से गायब भी हो जाते हैं। अब हम देखते हैं एक डिटेक्टिव को, जो अपने दोस्त के साथ उस क्राइम सीन पे आया होता है और सारे ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि उन्हें यहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिला है। अब साथ ही एक सेमिनार भी चल रहा था जहाँ पर जिनसू लोगों को बताता है कि ये सब कुछ गॉड एक्ट है और वो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बुरा काम किया है, जैसे कि किसी का मर्डर, रेप या फिर किसी को नुकसान पहुँचाया हो, तो उनकी ऐसी हरकतों की वजह से उन्हें पनिश किया जा रहा है। अब डिटेक्टिव जिनसू के पास आकर उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जिसके बाद वो डिटेक्टिव को भी बताता है कि कैसे ये सारा गॉड एक्ट है और पुलिस को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब साथ ही डिटेक्टिव को यहाँ पर अपनी बेटी भी दिखाई देती है, जिसके बाद जिनसू बताता है कि आपकी बेटी मेरे यहाँ पर एक वॉलंटियर है और अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। साथ ही वो अपने बचपन की स्टोरी भी बताता है कि कैसे वो एक अनाथ है और बचपन से वो एक अनाथालय में ही रहा था और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ मौत की ख्वाहिश में ही गुजारी थी। जिसके बाद जिनसू ये चाहता था कि लोगों को नहीं पता चले कि उसने एक सुसाइड कमिट किया, और इसी मकसद के लिए वो तिब्बत गया था और वहाँ पर उसने यही 3 क्रिएचर देखे थे जो एक आदमी को मार रहे थे, और तभी उसे समझ में आ गया था कि ये सारा गॉड एक्ट है और गॉड की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और उसके बाद उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी मकसद में लगा दी कि वो लोगों को बता सके कि उन्हें अच्छे काम करने चाहिए और बुरे कामों से दूर रहना चाहिए। फिर जिनसू डिटेक्टिव से बोलता है कि आपकी बेटी ने मुझे बता दिया कि आपके साथ क्या हुआ था, कि कैसे एक ड्रग एडिक्ट ने आपकी वाइफ को मार दिया था, और क्या ये सही बात नहीं कि 6 साल के बाद ही वो मुजरिम आज़ाद हो गया, और कैसे आप और आपकी बेटी ज़िंदगी में अभी तक बहुत उदास हैं। और डिटेक्टिव भी मन ही मन में उसकी बात से एग्री कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं एक औरत को जिसका नाम पार्क होता है। वो रात को अपने घर जाती है तो उसके बच्चे उसको बर्थडे सरप्राइज़ देते हैं, उसके लिए केक लाते हैं और साथ ही वो एक वीडियो भी बना रहे होते हैं। अब यहाँ पर अचानक से एक प्रेडिक्शन होती है जहाँ पर एक एंजल आकर पार्क को बताती है कि कैसे 5 दिन बाद ठीक 3 बजे उसकी डेथ हो जाएगी। इसके बाद हम ऑनलाइन एक आदमी को देखते हैं जो कि मेंबर है एरोहेड ऑर्गेनाइजेशन का, और ये भी द न्यू ट्रुथ कल्ट के साथ ही काम कर रहे थे। ये सारे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के बस गुंडे और बदमाश थे जो लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन सबके सामने लेकर आते थे। ये ऑनलाइन आदमी बता रहा था कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें गॉड का कोई लेना देना नहीं, और ये बात एरोहेड के एकदम अगेंस्ट थी, और इसके लिए ये लोग इस आदमी को पकड़कर बहुत ज़्यादा मारते हैं। जिसके बाद ये लॉयर जिसकी पिटाई हुई, उसका नाम है मिन, वो अपनी लॉयर के साथ डिटेक्टिव के पास जाता है। मिन डिटेक्टिव को बताती है कि किस तरह से एरोहेड के लोग अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। इसके बाद मिन को पार्क की कॉल आती है
वो उसे बताती है कि कैसे प्रोडक्शन के टाइम उसके बेटे ने एक वीडियो बना लिया था, जिस वीडियो को जिनसू ने भी देखा था। जिसके बाद जिनसू ने उससे कहा कि जब 5 दिन बाद तुम्हारे पास डीमंस आएंगे तो हम तुम्हारे इंसिडेंट को लाइव कास्ट करना चाहते हैं, और अगर उसने ऐसा करने दिया तो जिनसू उसे 3 बिलियन पॉन्ड्स देगा, और उसके बाद अगर उसे डीमंस मारे या ना मारे उसके पास पैसे रहेंगे। और वो मिन के पास इसलिए आई थी कि अगर वो मर जाती है तो वो 3 बिलियन पॉन्ड्स उसके बच्चों तक पहुंच जाएं। मिन को पहले तो ये सारी चीज़ें एकदम फेक लग रही थी, लेकिन इसके बाद वो एग्री कर लेती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। और इसके बाद ये लोग जिनसू से मिलने के लिए जाते हैं। मिन जिनसू से कहती है कि ये चीज़ डील होनी चाहिए कि इन लोगों की आइडेंटिटी किसी के सामने ना जाए, और जिनसू इस बात से एग्री कर लेता है। जिसके बाद जिनसू पार्क से पूछता है कि मुझे बताओ तुमने अपनी लाइफ में ऐसा क्या किया है कि डीमंस तुम्हें चेज कर रहे हैं मारने के लिए। लेकिन यहाँ पर मिन उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें इस सवाल का जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इन सब में मिन डिटेक्टिव को भी इन्वॉल्व कर लेती है। तब डिटेक्टिव मिन से पूछता है कि तुम इसके बच्चों के साथ क्या करोगी। तब मिन बताती है कि मैं इन्हें इनके कज़न के पास भेज दूंगी। अब डिटेक्टिव का जो फ्रेंड था वो एरोहेड को फॉलो करता था, और इसीलिए उसने पार्क और उनके बच्चों की इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन लीक कर दी थी। जिसके बाद पार्क कॉल करती है मिन को और बताती है कि कैसे सारे लोगों को उनकी इन्फॉर्मेशंस मिल चुकी है। जिसके बाद वो इन बच्चों को कनाडा भेज देती है। अब डिटेक्टिव को अपनी बेटी की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि मैं अपने दोस्त के घर स्टे कर रही हूँ, लेकिन वो रियलिटी में जिनसू के साथ थी। वो जिनसू से शेयर करती है कि उसकी फॉल्ट है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई। फिर वो बताती है कि उस दिन उसे अपने डैड के पास जाना था कुछ डिलीवर करने के लिए, लेकिन वो बहुत लेट हो गई, जिसकी वजह से उसकी मॉम को जाना पड़ा। और उसी समय रास्ते में एक ड्रग एडिक्ट ने उसकी मॉम को मार दिया, और ये सारा ब्लेम वो खुद पे लेती है। ये सब सुनने के बाद जिनसू डिटेक्टिव की बेटी को अपने साथ लेकर जाता है, और वहाँ पर वही ड्रग एडिक्ट था जिसने उसकी मॉम को मारा था। अब डिटेक्टिव की बेटी को बहुत गुस्सा आता है, और वो जाकर उस ड्रग एडिक्ट को बेहोश कर देती है। जिसके बाद जिनसू और वो मिलकर उसको जला देते हैं, और इसके बाद डिटेक्टिव की बेटी को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि अब उसने उसकी माँ की मौत का बदला ले लिया है। अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिल जाती है, जो कि पूरी तरह से जली हुई है। और ये सारी चीज़ जब न्यूज़ पे आती है तो डिटेक्टिव को भी पता चल जाता है कि ये मरा हुआ आदमी वही था जिसने उसकी वाइफ को मारा था। अब वो दिन आ गया था जिस दिन पार्क को मारने के लिए डीमंस आने वाले थे, और इन सभी को देखने के लिए बहुत सारे वीआईपी लोग वहाँ पर आए हुए होते हैं, और उन्होंने मास्क भी पहने हुए थे। अब जैसे जैसे वक्त करीब आने लगता है, पार्क बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सबकी घड़ी पर ही नजरें थी कि कब 3 बजेंगे। अब जैसे ही वक्त पूरा होता है और 3 बजते हैं तो 3 डीमंस आते हैं और पार्क को मारने लगते हैं। डिटेक्टिव बहुत कोशिश करता है कि वो पार्क को बचाए, लेकिन वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। डीमंस उसे जोर से गिराते हैं और वो बेहोश हो जाता है। पार्क की डेथ के बाद तो सभी लोग समझ जाते हैं कि ये एक गॉड एक्ट है, और इसके बाद सभी लोग इस बात पर यकीन करने लगते हैं। अब जब डिटेक्टिव की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बेटी भी अभी तक घर नहीं पहुंची है। इसके बाद डिटेक्टिव जब बाहर निकलता है तो वो देखता है कि पूरा शहर सुनसान पड़ा है। हर कोई डीमन से डरकर अपने घर में कैद हो गए हैं। जिसके बाद जिनसू के साथ एक ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, जहां पर वो लोगों से कहता है कि अपनी ज़िंदगी वापस से नॉर्मल तरीके से जीना शुरू कर दो, घरों से बाहर निकलो, बस हमें सारे काम अच्छे करने हैं, क्योंकि ये सब सिर्फ उन्हीं के साथ हो रहा है जिन्होंने कुछ बुरा किया है। अब जिनसू का इंटरव्यू देखते हुए डिटेक्टिव नोट करता है कि उसकी बेटी की जैकेट जिनसू के पीछे लटकी हुई है, और इस तरह उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी जिनसू के साथ ही है। यहाँ पर लैपटॉप पे उसे कुछ फाइल्स रिसीव होती हैं, जहाँ पर वो देखता है कि किस तरह उसकी बेटी ने उस ड्रग एडिक्ट पर अटैक किया था। उसे समझ नहीं आता कि जिनसू ने उसे ये वीडियोस क्यों भेजी है। इसके बाद एरोहेड का वही मेंबर वापस लाइव आके बताता है कि कैसे वो सारे लोग भी बुरे हैं जो इन सब में इंटरफेयर कर रहे हैं, जैसे कि मिन, क्योंकि उसने
उन बच्चों को बाहर भेज दिया। और जिस दिन पार्क के साथ वो सब कुछ हो रहा था तो डिटेक्टिव ने भी उसकी जान बचाने की कोशिश की और इसीलिए ये सभी लोग भी बहुत बुरे हैं। और ये सब देखकर मिन समझ जाती है कि एरोहेड के लोग उसे अब नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद वो फौरन से घर जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि पैकिंग करें, हमें यहाँ से निकलना होगा। वहाँ पर मिन को अपने नाम का एक पार्सल मिलता है जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और उन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग जिनसू ने 14 साल पहले ही ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की थी। अब ये नहीं पता था कि उसने ऐसा क्या किया है कि उसने भी प्रेडिक्शन ले ली थी। अब वो ये फोल्डर लेके जाती है पुलिस स्टेशन, जहाँ पे वो देखती है कि वो भी एकदम से खाली पड़ा है और एरोहेड के लोगों ने वहाँ पर भी बहुत बुरी तरह से तबाही कर दी थी। अब यहाँ पर उसे उसके कलीग की कॉल आती है कि एरोहेड के लोगों ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा, जिसके बाद मिन अपनी मॉम के साथ फौरन से एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ती है। लेकिन इससे पहले कि वो ये जगह छोड़े, एरोहेड के लोग आते हैं और मिन और उसकी मॉम को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, जिसके बाद मिन बहुत मुश्किल से अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेके जाती है। वहाँ पे वो नोटिस करती है कि आसपास के लोग उसे बहुत बुरी तरीके से देख रहे हैं। उन सब लोगों को पता था कि ये वही है जिसने गॉड विल में इंटरफेयर किया था। अब डिटेक्टिव जाता है जिनसू के घर अपनी बेटी को ढूंढते हुए। वहाँ पर उसे जिनसू नहीं मिलता। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो जानते थे कि ये वही डिटेक्टिव है जिसने गॉड विल में इंटरफेयर किया था पार्क को बचाने के लिए। तो ये लोग उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं। तब अचानक से उसे जिनसू की कॉल आती है। डिटेक्टिव उन सबको बताता है कि जिनसू की कॉल है और इसीलिए वो सब लोग उसे मारना बंद कर देते हैं। इसके बाद जिनसू उससे बोलता है कि मेरे बताए गए एड्रेस पे आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं मिन जाती है उसी आदमी के पास जिसने उसे वो पार्सल भेजा था। वो आदमी कहता है कि मेरे पास वो सारा इंटरव्यू है जिसमें जिनसू ने अपनी सारी रियलिटी बताई थी। लेकिन ये सब कहकर वो वीडियो क्लिप डिलीट कर देता है। मिन जब उससे पूछती है कि तुमने ये डिलीट क्यों किया, तो वो कहता है कि थोड़े दिन पहले जिनसू मेरे पास आया था और उसने मुझे एक ऑफ़र दिया कि मैं तुम्हें द न्यू ट्रुथ का लीडर बना दूंगा अगर तुमने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर दिया तो। अब इसके बाद मिन भी वहाँ से जाने लगती है और बाहर उसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो उसे मारने लगते हैं। अब वो इतनी ज़्यादा जख्मी हो जाती है कि वो लोग उसे एक जगह पर छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब डिटेक्टिव पहुँचता है उस जगह पे जो लोकेशन जिनसू ने उसे सेंड की थी और वहाँ पे जिनसू खुद डिटेक्टिव का वेट कर रहा था। जब डिटेक्टिव आता है तो जिनसू उसे बताता है कि मेरी प्रेडिक्शन भी हो चुकी है 14 साल पहले और मेरी प्रेडिक्शन का टाइम 10 मिनट बाद ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद डीमंस मुझे भी आके मार देंगे। पर मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से मुझे प्रेडिक्शन मिली। पूरी ज़िंदगी मैंने उस वजह को ढूंढने में लगा दी और इसी वजह से मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत डर में जी है और शायद इसी वजह से मैं पूरी ज़िंदगी में अच्छे काम करता रहा। और मैं अब यही चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में लोग डरे हुए से अपनी ज़िंदगी गुजारें और अच्छे काम करें ताकि बुराई यहाँ से एकदम से ख़त्म हो जाए। डिटेक्टिव बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो उससे पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। तो जिनसू कहता है कि तुम घबराओ नहीं, वो घर पर तुम्हारा वेट कर रही है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो तुम मेरे मौत की वीडियो बनाकर अपलोड करो तो मैं तुम्हारी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा जिसमें तुम्हारी बेटी उस ड्रग एडिक्ट को मार रही है, या सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरी बॉडी को कहीं ठिकाने लगा दो और किसी को भी पता ना चले कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ। अब जैसे ही 10 मिनट पूरे होते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर डीमंस आ जाते हैं और जिनसू को मार देते हैं। अब उसकी बॉडी को ठिकाने लगाकर डिटेक्टिव पहुँचता है अपने घर, जहाँ पर उसकी बेटी उसका वेट कर रही थी। अब स्टोरी शिफ्ट हो जाती है 4 साल बाद, जहाँ पर लोग गॉड एक्ट में एकदम से बिलीव करने लगे थे और डीमंस के भी बहुत सारी जगह पर स्टैचूज बन गए थे। हम यहाँ पर देखते हैं एक कैंपेन वीडियो चल रही थी जिसे एक कल्ट ही चला रहा था। उसमें उन सारे लोगों को बताया जा रहा था कि जो लोग अपनी प्रेडिक्शन को छुपा रहे हैं ताकि यहाँ पर आकर उनको मारा ना जाए, उन लोगों को सामने आना चाहिए और अपनी स्टोरी खुलकर बतानी चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रोडक्शन टीम थी जिनको वीडियो एडिटिंग कुछ खास पसंद नहीं आई थी। अब वीडियो एडिटिंग का काम दिया जाता है मिस्टर बे को, जो खुद इस काम से बहुत तंग आ चुका था।
अभी रिसेंटली उसका एक न्यूबॉर्न बेबी भी हुआ है और वो अब तक उससे मिल भी नहीं पाया है। उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और इसीलिए उस बेबी को इंटेंसिव केयर में रखा गया था। अब यहाँ पर वो दोबारा से एडिटिंग करने के लिए अपने दोस्त के पास जाता है, पर वो डेस्क पे नहीं था। बे को अब वहाँ पर एक विजिटिंग कार्ड मिलता है जिसके पीछे एक एड्रेस भी था और वो एड्रेस था किसी फिशिंग स्पॉट का। साथ ही उसका दोस्त आता है। बे उसे कहता है कि चलो दोबारा से एडिटिंग के लिए, पर उसका दोस्त बहाना करता है कि मुझे अपनी बीवी के पास जाना है, तो तुम ये काम अकेले ही कर लो। उसका दोस्त थोड़ा परेशान लग रहा था। अब बे की वाइफ का उसके पास कॉल आ जाता है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक वीडियो बनाकर देती हूँ हमारे बेबी का। जिसके बाद वो इंटेंसिव केयर में जाती है क्योंकि उसकी बेबी की तबीयत ख़राब थी। वहाँ पर वो कैमरा ऑन करती है और उसी के साथ उसके बेबी को प्रेडिक्शन मिल जाती है कि कुछ अरसे बाद उसकी डेथ हो जाएगी। प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग उसके बेबी की डेथ 5 दिन बाद हो जाएगी। अब यहाँ पर बे को उसके फ्रेंड की वाइफ की कॉल आती है जो उसे बताती है कि काफ़ी दिनों से उसका हस्बैंड काफ़ी अजीब सा बिहेव कर रहा है। अब ये सुनने के बाद बे उसी फिशिंग स्पॉट के एड्रेस पे जाता है जहाँ पर उसे नज़र आता है कि उसका फ्रेंड रो रहा था। वो उसको आवाज़ देता है तो उसका दोस्त भागने लगता है। अब यहाँ पर बे अपने दोस्त को पकड़ता है तो वो रोने लगता है और बताता है कि कैसे कुछ समय पहले उसे भी प्रेडिक्शन हुई थी और वो ये नहीं चाहता था कि न्यू ट्रुथ कल्ट के लोगों को पता चले कि उसको प्रेडिक्शन हो चुकी है, क्योंकि उसकी डेथ के बाद फिर ये उसकी फैमिली को बहुत तंग करेंगे। इसीलिए उसने इस फर्म को कांटेक्ट किया था ताकि इसके मरने के बाद इसकी बॉडी को ये लोग कहीं छुपा दें और इसकी फैमिली को कुछ भी पता ना चले। और ये लोग तो खुद सारे प्रूफ्स मिटाकर कोई बहाना बना देंगे। अब साथ ही टाइम पूरा हो जाता है और बी के फ्रेंड को डीमंस आके मार देते हैं। साथ ही शोडो फॉर्म के लोग आते हैं और साथ ही इसकी बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं और सारे प्रूफ्स को मिटा देते हैं। अब एक प्रोफेसर आता है और बी से कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था तुम उस बात को भूल जाना। ये लोग बे को बेहोश करके एक सुनसान सी जगह पे छोड़ आते हैं। अब बे को जब होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है और यहाँ पर उसकी वाइफ उसको कॉल करके अपने पास बुला लेती है। अब बे जब उसके पास जाता है तब उसे पता चलता है कि उसके न्यू बॉर्न बेबी को भी प्रेडिक्शन मिली है। अब दूसरी तरफ न्यू ट्रुथ कल्ट के लोग भी उस सीन पर पहुंच जाते हैं जहां पर लेक पर बे के फ्रेंड को डीमंस ने मारा था। वहां पे उन्हें सॉडो लॉ फर्म का कार्ड मिलता है और वहीं पर एक लड़की आके उन्हें बताती है कि उन्हें एक और सिनर का पता चल गया है। ये लोग उस सिनर के पास जाते हैं ताकि वो लोग उसकी भी वीडियो बना सकें। वो सिनर उन्हें बताता है कि यहाँ पर मैं भी एक सूडो लॉ फर्म के साथ काम करता था क्योंकि मैं भी चाहता था कि मेरी मौत के बाद ये लोग सारे प्रूफ मिटा दें और मेरी मौत के बारे में किसी को कुछ पता ना चले। इसके बाद न्यू ट्रुथ कल्ट के लोग एक मीटिंग बुलाते हैं ताकि सब कुछ डिस्कस किया जा सके। यहाँ पे कल्ट के लीडर को पता चलता है कि सूडो लॉ फर्म की लीडर है मिन। ये वही लॉयर मिन थी जिसको इन लोगों ने पहले मार दिया था, लेकिन वो मरी नहीं थी। अब यहाँ पर कल्ट के लोगों को फिर से लगता है कि मिन गॉड का मजाक बना रही है, इसीलिए इस नई फर्म के सारे लोगों को पकड़ के लाया जाए। अब दूसरी तरफ बे को बहुत परेशानी थी और अब वो अपने ऑफिस जाता है और उसी प्रोफेसर को ढूंढने की कोशिश करता है जिसने उस क्राइम सीन के ऊपर उसे सब कुछ भुलाने के लिए कहा था और उसे बहुत मुश्किल से उस प्रोफेसर का एड्रेस मिलता है, जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे ये बात समझ में नहीं आई थी। उसने यही सुन रखा था कि प्रेडिक्शन सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिन लोगों ने कोई बुरा काम किया हो, कोई पाप किया हो। तो उसकी न्यू बॉर्न बेबी को कितना टाइम हुआ है अभी, उसने क्या ऐसा गुनाह कर दिया और उसको कैसे प्रेडिक्शन मिल सकती है। यहाँ पर प्रोफेसर बे को बताता है कि ये बात बिल्कुल गलत है, सिर्फ सिनर्स को ही प्रेडिक्शन नहीं मिलती। बे यहाँ पे बोलता है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। इसके बाद ये मिलते हैं लॉयर मिन से। मिन उसे बताती है कि कैसे ये सारा काम जिनसू ने बहुत साल पहले शुरू किया था, लेकिन 4 साल पहले उसकी भी मौत हो चुकी थी। सब लोग ये सोचते थे कि ये सिर्फ पापियों के साथ होता है, यानी जिसने बुरे काम किए हैं उन्हीं को डीमंस आके मार के ले जाते हैं।
और इस बात को प्रूफ करने के लिए कि ये सब कुछ गलत है उनको बहुत ही ठोस सबूत की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मिन बे को बोलती है कि अगर वो अलाउ करे तो वो उसके बेबी की लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकती है क्या, ताकि सभी लोगों का ये डाउट क्लियर हो कि ये सब कुछ सिर्फ सिनर के साथ ही होता है। अब ये बात सुनकर बे को बहुत गुस्सा आता है और वो इन लोगों पे चिल्लाने लगता है। मिन यहाँ पर बे को थोड़ी तसल्ली देती है, उसे शांत करती है और बोलती है कि तुम्हारी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं किया जाएगा। साथ ही वो उसे बताती है कि कैसे 4 साल पहले पार्क नाम की एक लड़की के साथ ब्रॉडकास्टिंग को वो रोक नहीं पाई और सभी लोगों को यकीन हो गया कि ये काम गॉड का ही है और इसके लिए मिन खुद को ही ब्लेम करती है। प्रोफेसर बताते हैं कि उनकी भी एक बेटी थी और वो दोनों बीच पर जा रहे थे और रास्ते में उनकी बेटी को प्रेडिक्शन मिल जाती है कि वो 30 सेकंड्स के बाद मर जाएगी। उसे अपनी बेटी का चेहरा अभी भी याद है कि वो उसे शायद कुछ बताना चाहती थी, पर इसी से पहले उसकी डेथ हो गई। अब दूसरी तरफ शूडोलोफ्रेम के एक आदमी को न्यू ट्रुथ कल्ट के लोग उठा के ले जाते हैं और वो उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं और वो आदमी उन्हें प्रोफेसर का नाम और एड्रेस बता देता है, जिसके बाद एरोहेड के लोग प्रोफेसर के घर पहुंच जाते हैं और उसे पकड़कर एक अलग जगह पर ले जाते हैं। अब यहाँ पर उसकी लोकेशंस खोली जाती है ताकि पता चल सके कि वो कहाँ कहाँ गया था। इसके बाद एरोहेड का लीडर कहता है कि इसको मार दो और इसके बाद प्रोफेसर को मार दिया जाता है। अब एरोहेड का नेक्स्ट टारगेट होगा मिन, पर मिन उनसे पहले ही वहाँ से जा चुकी थी और सब कुछ वो डिलीट करके गई थी। इसके बाद बे अपनी वाइफ से बताता है कि कैसे वो कुछ लोगों से मिला था और अब वो उसकी बेबी की लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे ताकि लोगों को ये पता चल सके कि सिर्फ सिनर्स के साथ ही प्रेडिक्शन नहीं होती। यहाँ पर उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा रोती है। बे अपनी वाइफ को समझाता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो वो उसे एक एक्सीडेंट की तरह दिखा देंगे। अब नेक्स्ट डे बे टीवी पे देखता है कि एरोहेड के लोगों ने प्रोफेसर को मार दिया है। साथ ही टीवी पर इस फर्म के बारे में भी बता दिया जाता है। अब ऐसे ही बे को कॉल लगानी होती है मिन को और वो उसे बताता है कि कैसे इन लोगों ने प्रोफेसर को मार दिया है। मिन बे से कहती है कि वो अपनी वाइफ के साथ ही रहे और जब बे अपनी वाइफ को बुलाता है तो उसकी वाइफ अपनी बेबी को लेकर न्यू ट्रुथ कल्ट के लोगों के पास जा रही होती है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उसकी बेबी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब बे की वाइफ जब वहाँ के लीडर के पास जाती है और उसको वो वीडियो दिखाती है जहाँ पर उसके बेबी को प्रेडिक्शन मिली थी, तो वो बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो जाता है और कहता है कि उन्हें हर केस के बारे में नहीं पता है। इसके बाद वो वीडियो लेकर बाकी सारी टीम के पास जाता है। वहाँ पर ये डिस्कशन होती है कि अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो लोगों को उनकी बात पे यकीन नहीं होगा कि कैसे एक बेबी के साथ भी ये सब कुछ हो रहा है। इसके बाद वो बेबी को बे की वाइफ से अलग करने की कोशिश करते हैं। अब न्यू कल्ट के ऑफिस में बहुत सारे मीडिया के लोग भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पर अचानक से एक आदमी आता है और कहता है कि 10 मिनट के अंदर उसकी प्रेडिक्शन पूरी होने वाली है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच जाती है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए बे और मिन अंदर जाते हैं और बे की वाइफ और बेबी को छुड़ा के वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मिन इन्हें एक घर पे लेके जाती है जहाँ पर एक आदमी होता है जिसको 3 साल पहले प्रेडिक्शन मिल चुकी थी। यहाँ पर बे मिन से कहता है कि अब उन्हें यहाँ पर कोई डिसीजन लेना होगा। अगर ये लोग वीडियो लोगों को दिखा देते हैं तो लोगों को कई हद तक यकीन हो जाएगा, पर इस काम के लिए उन्हें वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल करना होगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। वो आदमी जिसके घर पे ये गए थे वो इन्हें बताता है कि कैसे वो पहले बहुत ज़्यादा ऑनलाइन काम किया करता था, तो अगर उसने अपने चैनल पे ये वीडियो अपलोड की तो बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाएगी। मिन इनको बताती है कि डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इनके पास कोई अच्छी जगह नहीं है। यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी चीज़ पता चलती है कि जिस इंसान के घर पर ये लोग आए हैं ये वही था जो एरोहेड के लिए पहले लाइव वीडियोस किया करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि आदमी कैसे घर से बाहर जाता है और कल्ट वालों को फ़ोन करके बता देता है कि कैसे वो छोटा बेबी इनके घर ही है। अब वहाँ पर लीडर इसको बहुत ही मज़े से माइंड गेम खेलकर कंफ्यूज करता है और उसे बताता है कि कैसे गॉड ने ये सब कुछ प्लान किस लिए किया, क्योंकि यहाँ पर इस आदमी की भी डेमोन्स्ट्रेशन 5 मिनट बाद की ही है। इसलिए वो कहता है कि जैसे ही बेबी की डेथ हो जाए हर प्रूफ को मिटा देना।
ताकि लोगों तक ये बात ना पहुंच सके कि एक बेबी को भी इस तरह से प्रेडिक्शन मिली थी, वरना कोई भी न्यू ट्रुथ के लोगों पर यकीन नहीं करेगा। इस बात को सुनने पर वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। जिसके बाद वो बहुत ही पागलों वाली हालत में पहुंच जाता है अपने घर। इसके बाद वो बे से मिलता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। वो बे पर हमला करता है और उसको बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो ऊपर जाता है ताकि वो बे की वाइफ और बेबी को भी मार सके। यहाँ पर अचानक से मिन उस आदमी पर हमला करती है और बे की बेबी को बचा लेती है। अब टाइम ऊपर हो चुका था, तो अब वो डीमंस आ चुके हैं उस बेबी को मारने के लिए। मिन उन डीमन से बहुत लड़ने की कोशिश करती है। अब बे को भी होश आ जाता है। अब वो अपनी बेबी को बचाने के लिए खुद के और वाइफ के बीच में बेबी को बांध लेता है। इसके बाद डीमंस उनके ऊपर जैसे ही हमला करते हैं, बे और उसकी वाइफ जल जाते हैं और बेबी बच जाता है। इसके बाद मिन बेबी को उठाती है और वहाँ से भागने लगती है। अब वही आदमी इनके पास दोबारा आता है इनको मारने के लिए, पर डीमंस अब उस पर अटैक करते हैं और उसको मार देते हैं। अब यहाँ पर सब लोग जमा हो चुके थे और देखते हैं कि कैसे बेबी बच चुका है। इतने में ही यहाँ पर न्यू ट्रुथ कल्ट के लोग भी पहुँच जाते हैं। अब यहाँ का लीडर जब वहाँ पे आके सब कुछ देखता है तो सब लोग बहुत गुस्से में थे और वो लीडर एक आदमी को मारने लगता है। जिसके बाद पुलिस उस लीडर को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिन बेबी के साथ एक टैक्सी में बैठ चुकी है। टैक्सी ड्राइवर अब मिन से कहता है कि इंसानों की दुनिया बहुत अजीब है, इन्हें अपने मसले खुद सुलझाने चाहिए। हो सकता है कि ये टैक्सी ड्राइवर वही डिटेक्टिव हो, क्योंकि यहाँ पर उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अब हम देखते हैं कि पार्क की बॉडी कैसे खुद ब खुद जिंदा हो गई है। हो सकता है कि बेबी के बचने के बाद वो सारे लोग जो इस वजह से मरे थे जिंदा हो गए हों। अब ये सारी बात हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी, यानी कि नेक्स्ट सीजन में। होप आपको हेलबाउंड मूवी का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।